हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स आपका सीबीएसई का फाइनल एग्जाम। आईटी भी है 18 को, बट ठीक है, अब मान के चलते हैं मैथमेटिक्स जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, वो एग्ज़ाम आने वाला है। तो उसके लिए जोर शोर से एकदम तैयारी आपकी करा दूंगा। सबसे पहले हम फोकस करते हैं 2 मार्कर्स पे, और ऐसे ही आगे भी वीडियो आएंगे आपके पास। आई होप शेड्यूल आ गया होगा। 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, केस स्टडी सब कुछ करवाऊंगा। सो 2 मार्कर का सबसे पहला क्वेश्चन, आई होप ये इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लिए होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सो सबसे पहला क्वेश्चन, द HCF ऑफ 85 and 238 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 85m माइनस 238। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो कुछ चीजें आपके दिमाग में तो आनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज क्या बोला है, HCF कैसे ढूंढते हैं, आई होप आपको अब तो पता ही होगा। नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है सिंपली, ठीक है। 85 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 17 एंड 17 इंटू 1। सेम 238 जो है 2 इंटू 1 देन 1 9 एंड अगेन ये किसके टेबल में आएगा, तो आई गेस 7 के टेबल में आएगा। 7 1 जा एंड देन बच्चा 449 7 जा एंड देन अगेन 17 1 जा। सो यहां पर हमको मिलता है कुछ ऐसा, और क्लियरली हमको दिख रहा है HCF हमारा क्या है जो कॉमन होता है, जो भी नंबर्स कॉमन हो दोनों में। सो 17 हमारा HCF निकल के आता है, और उसको कुछ इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब ही क्या होता है कि 85m माइनस 238 जो है वो 17 के बराबर है। अब ये जो 238 है वो उस साइड जाके ऐड हो जाएगा, यानी 85m जो है वो बन जाएगा 238 प्लस 17, 8 7 15 5 1 कैरी 5 255 बन जाएगा, और m विल बी 255 डिवाइड बाई 85। एंड क्लियरली यहाँ पर दोनों 5 से तो कट हो ही रहे हैं, 51 एंड दिस विल बी 17 एंड 17 3s are 51, वी नो दैट। सो m की वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो क्या आएगी, 3। इजीली आप यहाँ पर 2 मार्क ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a teachers workshop the number of teachers teaching French, Hindi, English are so on. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers. अब देखो, कभी भी कोई चीज ऐसी पूछे, मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, PYQs तक अपलोडेड है। मैंने बताया है नंबर ऑफ रूम्स नंबर ऑफ टीचर से कम होंगे, और कभी भी कम चीज कोई फाइंड करनी है तो डेफिनेटली आपको HCF के लिए जाना है। सो यहाँ पर 48, 80 और 144 का आपको HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। 2 into 24, 2 into 12, 2 into 6, 2 into 3 and then 3 1s are. So यहाँ पर जो 48 है उसे हम लिख सकते हैं 2 power 4 into 3, then 80 again 2 40 2 20 2 10 2 5 and 5 1. So यहाँ पर जो 80 है उसे हम लिख सकते हैं 2 power 4 into 5 then 144, ये भी आई गेस 16 के टेबल में आता ही है। सो 16 शायद HCF बनेगा। 282 241 सॉरी यहाँ पर 144। सो 2 7 जा 2 जा 236 2 18 2 9 3 3 3 1। सो 144 को हम लिख सकते हैं 2 power 4 इंटू 3 का स्क्वायर। सो क्लियरली हमारा HCF जो है वो कितना बनेगा, 2 power 4 दैट इज 16। अब यहां पर ये 16 हमारा आंसर नहीं है, ध्यान से समझना। 16 एक्चुअल में क्या है, इतने नंबर ऑफ टीचर्स एक रूम में एक साथ मिनिमम रह सकते हैं, बट यहां पर कितने रूम्स है ये हमें जानना है, कितने टीचर्स नहीं। 16 टीचर्स हर एक कमरे में हम रख सकते हैं, उन्हें अरेंज कर सकते हैं वर्कशॉप के लिए। सो यहाँ पर अगर हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जानना है तो इट विल बी 48 प्लस 80 प्लस 144 एंड डिवाइड बाई 16, सो दैट हमें नंबर ऑफ रूम्स मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रूम्स। अगर यहाँ पर हमें इंडिविजुअली बोला होता कि
पर्टिकुलर फ्रेंच सब्जेक्ट की टीचर्स के लिए कितने रूम लगेंगे, हिंदी सब्जेक्ट के टीचर के लिए कितने रूम लगेंगे, तो हमें इंडिविजुअली 48 को डिवाइड बाय 16, 80 को डिवाइड बाय 16, 144 को डिवाइड बाय 16 करना पड़ता। अब यहाँ पर सबको हम अगर ऐड कर देते हैं 8 4 12 4 5 9 ओके 4 एंड 4 8 16 17 1 272 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा ये 16 के टेबल में। अब पहले हम इसे 2 से ही कट कर देते हैं, इजी पड़ेगा। 136 डिवाइड बाई 8, 4 से भी कट हो रहा है, 4 3 ज़ा 12, 4 ज़ा 16, 2 ज़ा 17। सो टोटल 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप चाहो तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। 48 को डिवाइड बाई 16 अगर हम करते हैं तो ये हमें मिलता है 3, 80 को डिवाइड बाई 16 करते हैं तो ये हमें मिलता है 5 और ये होता है 9। सो 9, 5 और 3 तीनों का टोटल होता है 17। सो टोटल 17 रूम्स की रिक्वायरमेंट यहां पर होगी। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछे ही जाता है। तो आपको फिक्स 5 स्टेप्स में आपको ये करना ही करना है। सबसे पहले अजम्पशन, दैट इज लेट अस अज्यूम, ठीक है, ऑलरेडी मैंने वन शॉट में भी ये बताया हुआ है, लेट अस अज्यूम रूट 5 एज रेशनल। ठीक है, 5 सिंपल स्टेप्स यही है। सबसे पहले रेशनल अज्यूम करो। सो देयरफॉर अगर हम रेशनल अज्यूम करते हैं तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं a अपॉन बी। अब a अपॉन बी लिख सकते हैं, जहां पर याद रखना सिंगल, अगर अकेला किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो उसमें आप क्या लिखोगे, a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, फिक्स याद करना है अपने को, यही स्टेप्स फॉलो करने, नंबर कुछ भी आ जाए। ठीक है, मतलब नंबर ऑब्वियसली आप अपना वाला यूज करना। देन हम दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर दें तो ये बनेगा 5, ये बनेगा a स्क्वायर, ये बनेगा b स्क्वायर। b स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। सो 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और जब भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए तो समझ जाना ये स्क्वायर भी 5 का मल्टीपल है और इसका रूट यानी अकेला a भी 5 का मल्टीपल है। मतलब फिक्स आपको ये 2 लाइनें लिखने हैं, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 therefore a is also डिविजिबल बाई 5। ये सिंपली आपको लिख लेना है। और अगर a 5 का डिविजिबल है यानी 5 के टेबल में आता ही है डेफिनेटली, सो लेट a इक्वल टू 5c। ठीक है, a को हम क्या सपोज करेंगे 5c में और पुट कर देंगे यहां पर। सो 5b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5c का स्क्वायर। सो 5b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25c स्क्वायर। सो b स्क्वायर की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, 5c स्क्वायर। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद सेम टू सेम आगे के स्टेप्स कुछ इस तरीके से आपको करने हैं, ये दोनों स्टेटमेंट लिखने हैं। देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, b भी आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और नाउ a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाई 5, therefore 5 is a कॉमन फैक्टर। जबकि हमने अज्यूम क्या किया था कि ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब ही ये होता है कि आपस में कोई नंबर कोई कॉमन फैक्टर ना होना। सो हम कह सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर assumption, therefore root 5 is an irrational number। इस तरीके से कुछ फिक्स स्टेप्स में आप इरेशनल प्रूव करते हो और ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आपने कई बार प्रैक्टिस किया है तो एक और बार सही,
बिल्कुल भी ये मत सोचना चलो ये तो आता है स्किप कर देते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन स्किप बिल्कुल मत करना। ये क्वेश्चन का अगर आप मजाक बनाओगे तो इनके रिश्तेदार एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका मजाक बना देंगे, रुला देंगे। सो एकदम अच्छे से ये क्वेश्चन जरूर करना। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे कॉम्बिनेशन वाले क्या आ जाए, तो कॉम्बिनेशन वाले अगर इरेशनल प्रूव करने के लिए आ जाए तो आपको एक चीज का काफी ध्यान रखना है। क्वेश्चन में जनरली दे देते हैं, जैसे यहाँ पर बोर्ड में भी दिया होता है, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, यानी √3 को अकेले को इरेशनल प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इस कंबाइंड इस पूरे टर्म को हमें इरेशनल प्रूव करना है। सो अगर √3 इरेशनल दे दिया है तो आप क्या करोगे, फिर इसके स्टेप्स और आसान है। स्टार्टिंग स्टेप सेम, लेट अस अज्यूम 5 - 2√3 एज रेशनल। ठीक है, रेशनल अज्यूम किया, रेशनल अज्यूम किया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 5 - 2√3 इज इक्वल टू a/b। यहां पर आप क्या लिखोगे, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। याद रखना सिंगल वाले टर्म में हमने को प्राइम लिखा था, यहां पर आप टर्म लिखोगे इंटीजर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ध्यान से समझना, आपको एक ही चीज करनी है, रूट वाला नंबर एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। सो रूट वाले टर्म को अगर मुझे पहले तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे इस साइड ले आऊंगा और ये जो a/b है इसे उस साइड भेज देंगे, यानी 5 - a/b इक्वल टू 2√3। देन एलसीएम लेंगे, 5b - a होल अपॉन b इक्वल टू 2√3, 2 को नीचे भेज देंगे, सो 5b - a/2b इक्वल टू √3। ये मिलने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट याद रखना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b 5b - a/2b विल बी रेशनल। क्यों? क्योंकि a और b को हमने इंटीजर्स माना था। सो अगर इंटीजर की कोई भी वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं और सॉल्व करता हूं तो मुझे एक फ्रैक्शन ही मिलेगा, एक p/q के फॉर्म में ही वैल्यू मिलेगी जिसे हम रेशनल मानते हैं। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। कैसे? हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 इरेशनल है। अगर ये चीज रेशनल है और इस साइड √3 के बराबर है जो कि इरेशनल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। सो हम लास्ट के सेम दो स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर अजम्पशन और अगर ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करता है तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 5 - 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिक्स ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, 2 से 3 मार्क में पूछा जाता है, पूरे के पूरे मार्क्स आपकी झोली में। नेक्स्ट, कैन द नंबर 15 पावर n बीइंग अ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0। आपके एनसीईआरटी में डिजिट विद 0 एंड वाला क्वेश्चन पूछा, मतलब दिया हुआ है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एमसीक्यू में भी पूछ लिए जाते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक आपको क्लियर रखना है, आपको जो भी नंबर दिया हो, जैसे 15 पावर n दिया है, 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 × 5, यानी प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना पावर n, और फिक्स स्टेटमेंट लिखना है, इन ऑर्डर टू एंड विद 0 a number must have 2 and 5 as factors. Here 2 is not a factor, therefore it will not end with 0. ठीक है, ये फिक्स स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको फैक्टर्स दिखाना है और बताना है यहाँ पर 2 या 5 दोनों में से कोई एक कॉमन फैक्टर, दोनों में से कोई एक फैक्टर नहीं है जिसके चलते ये 0 से एंड नहीं होगा। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 2 नंबर से जो रेशियो में दिए हैं उनकी वैल्यूज नहीं दी और उनका एलसीएम दे दिया और एचसीएफ पूछा है, तो कैसे आप दिमाग लगाओगे, ध्यान से समझते हैं। लेट द नंबर्स, ठीक है, नंबर्स बी
2x एंड 3x, ठीक है, कॉमन रेशियो x मान रहा हूं, सो नंबर क्या होगा 2x और 3x। अब ध्यान से अगर समझो, 2x मतलब क्या बना 2 इंटू एक्स, और 3x मतलब क्या बना 3 इंटू एक्स। अब एलसीएम होता क्या है, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, सॉरी कॉमन फैक्टर्स नहीं, एलसीएम क्या क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स है यहाँ पर, 2 है, 3 है, और एक कॉमन टर्म कौन सा है x, तो उसे एक ही बार हमें कंसिडर करना है। सो हम कह सकते हैं एलसीएम की वैल्यू क्या हुई 6x। और HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में क्लियरली मुझे सिर्फ और सिर्फ x कॉमन निकल रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दी गई थी 180, सो यहाँ पर x की वैल्यू निकल के आती है हमारी 30, और ये x ही हमारा HCF था, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 30। वेरी सिंपल। बच्चे खामखा ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट प्रोसीजर सेम है। देखो आप एलसीएम का फाइंड आउट करने का प्रोसीजर क्या है, यही है, सो उसी को फॉलो करते करते आप आराम से आंसर पे पहुंच सकते हो। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस इन दिस लीविंग रिमाइंडर 1 and 2। सो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो ग्रेटेस्ट, ठीक है, मैंने अगेन वापस मैं बोलूंगा, वन शॉट में भी बताया है, टिप्स और ट्रिक्स भी दी है कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बोला है, तो पहली बात तो ग्रेटेस्ट मतलब HCF, और HCF वाले केस में हमेशा याद रखना पहले आपको नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। LCM वाले केस में पहले LCM फाइंड करके देन नंबर को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्योंकि ये HCF है तो पहले ये दोनों रिमाइंडर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यानी -1 करूँ तो 84 मिलेगा, और -2 करूँ तो यहाँ पर 70 मिलेगा। अब इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 84 मीन्स 2, 42, 2, 21, 3, 7 एंड 7, 1, और 70 मतलब क्लियरली 2, 35, 5, 7 एंड 7, 1। सो हमें सीधा सीधा दिख रहा है HCF क्या है हमारा 7। सो 7 एक ऐसा नंबर है, 7 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं 85 से डिवाइड करूं 7 को तो मुझे रिमाइंडर 1 मिलेगा, 72 से 7 को डिवाइड करूं तो हमें रिमाइंडर 2 मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज 7। वेरी इजी। नेक्स्ट, इफ one zero of the polynomial is reciprocal of the other, this word is a king। very simple, आपको reciprocal word दिखते ही समझ जाना, let the zeros be अल्फा एंड 1 अपॉन अल्फा। अगर रेसिप्रोकल दिख जाए तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा लेना है, और फिक्स है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ही लेना है, दैट इज अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू C बाई A। अब यहाँ पे अल्फा अल्फा तो कट गया, बचा 1। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये पूरी कंसिडर करनी है आपको, -k-2, और A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज 6। 6 उधर चला जाएगा, 6 इज इक्वल टू -k+2, -k इधर और 6 को इधर भेज देते हैं। सो -k इधर गया तो प्लस बन गया, और 2 जो ऑलरेडी प्रेजेंट था 6 इधर इस साइड आ जाएगा तो -6। सो k की वैल्यू क्या, यहाँ पर ये जो इधर उधर कर रहा हूं मैं, उस चक्कर में बस गलती मत करना, एक साइन की गड़बड़ हो गई, पूरा अच्छा खासा सम, पूरे मार्क्स मिलने जैसे सम में मार्क्स कट जाएंगे। सो इधर उधर भेजने में साइन का बहुत ज्यादा बारीकी से ध्यान रखना, वहां गड़बड़ ना हो आपसे बिल्कुल। नेक्स्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। बहुत सिंपल, हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4। सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा विच इज -b बाई a, यानी माइनस ऑफ -9 अपॉन 2 विच इज 9 बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, c बाई a विच इज 4 बाई 2 विच इज 2। सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला था, इजीली हमको यहां पर मिल गए। नेक्स्ट बोला है अल्फा बीटा जीरोज है इस इक्वेशन के, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का ट्रिक बताया हुआ है, ये डायरेक्टली होता है -b बाई c। कैसे, उसके लिए आपको वन शॉट वीडियो देखना पड़ेगा। अब -b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 7, सो -3/7। देखो 4 स्टेप में, 4 स्टेप भी नहीं लिखे मैंने, आपको 1-2 स्टेप अच्छे से लिखने हैं आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो जाए इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। इजीली आप इसे फॉलो करके पूरे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। नेक्स्ट, इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा गया है, खास करके स्टैंडर्ड के पेपर में। बेसिक वाली ये मत समझो कि बेसिक में नहीं पूछेंगे, हो सकता है सेम क्वेश्चन पूछ ले लेकिन 3 मार्क्स में बेसिक में पूछ ले, बट ऐसा क्वेश्चन
आ सकता है। होता बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते हम, पहले हमको एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, दैट इज 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, और प्लस करना है आपको 49x प्लस 51y इक्वल टू 499। सो अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है कुछ 100x प्लस 100y इक्वल टू 1000। 100 कॉमन लेके मैं डिवाइड कर दूं तो x प्लस वाई मुझे मिलेगा 10। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये मिलती है, और एक हमको यहीं पे सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते वक्त ये याद रखना, x वाले टर्म में जो बड़ा नंबर हो उसको ऊपर रखना, तो एक साइन का कंफ्यूजन और साइन का एरर नहीं होगा। x वाले टर्म में भी जो बड़ा नंबर है उस इक्वेशन को ऊपर रखना, याद रखना इस चीज को। प्लस 49y इक्वल टू 501, 49x प्लस 51y इक्वल टू 499। अब यहां पर क्या करना है आपको, माइनस माइनस माइनस, यहां माइनस करूंगा तो 2x, यहां माइनस 2y, और यहां सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देता हूं तो यहां मिलेगा 1। ये अब हमें मिल गया दूसरा इक्वेशन। अब इन दो सिंप्लीफाइड इक्वेशन का तो आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन आराम से आंख बंद करके भी कर सकते हो, इतना मुझे पूरा आप पे भरोसा है। सो क्या करना है आपको, सिंपली x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड कर देते हैं इनको, ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा हमारा 11, x की वैल्यू हमको मिलेगी 5.5, और ऐसे ही y की वैल्यू मिलेगी हमें 4.5। सो ये दोनों हमारे आंसर है, करेक्ट वैल्यू है। नेक्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। अब फटाफट से यहाँ पर सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का बेसिक फंडा कुछ भी लगा लो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, और मुझे बताओ यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, फॉर विच अब देखो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तीनों आपको वो जो टेबल दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, उस पर जरूर ध्यान देना। नो सॉल्यूशन बोला, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पहले दो रेशियो इक्वल हो और तीसरा नॉट इक्वल हो, यानी कि k/12 हमारा इक्वल हो जाए 3/k के, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k² मिलेगा यहाँ पर 36, k की वैल्यू मिलेगी 6 या फिर -6। अब क्या दोनों वैल्यू वैलिड है या फिर एक ही वैल्यू को कंसिडर करना है, तो इस चीज पे आपको जरूर ध्यान देना है। कैसे पता चलता है, हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। देखो पहले दो रेशियोज के लिए तो है ना ये k की वैल्यू जरूर वैलिड है, ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू ले लो सही है, लेकिन क्या दूसरा और तीसरा रेशियो जो है वो आपस में इक्वल मिलेगा दोनों वैल्यू के लिए, ये आपको चेक कर, इक्वल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो चेक करना पड़ेगा। यानी 3 पहले 6 ले लेता हूं इक्वल टू 6 माइनस 3/6, सो ये तो मिलेगा 1/2, 3/6 विच इज ऑल्सो 1/2। देखो 6 के लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर तीनों रेशियोज आपस में इक्वल मिल रहे हैं, तो 6 जो है शायद नहीं लेना पड़ेगा, -6 लेके देख लेते हैं। 3/-6 इक्वल टू -6 माइनस 3/-6 which is -1/2 and here it is -9 divided by -6, ये नॉट इक्वल आ रहा है। सो हमें नो सॉल्यूशन चाहिए, तो तीसरा जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आना चाहिए, और वो नहीं जो है वो -6 में आ रहा है, सो दिस वैल्यू नॉट पॉसिबल। कई बार बच्चे ऐसे दोनों वैल्यूज लिख के छोड़ देते हैं, आपको वेरीफाई जरूर करना चाहिए, क्वाइट पॉसिबल कि दोनों में से एक ही वैल्यू करेक्ट हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ -6 करेक्ट वैल्यू है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट, द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर x, y 40 डिग्री। ये देखते ही दिमाग में घंटी क्या बजनी चाहिए, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। सो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। ठीक है, डन। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज 30 डिग्री, मतलब क्लियरली मैं कह सकता हूँ x माइनस वाई जो है वो 30 डिग्री है। दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर देंगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कुछ भी कर लो, ऐड करते हैं। So 2x is equal to 170 डिग्री, so x is equal to 85 डिग्री। x अगर 85 मिल गया तो y आपको कितना मिलेगा, बड़ी आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो। y is equal to 140 minus 85 which is 85, ये हो जाएगा हमारा 15 और 40 दैट इज 55 डिग्री। सो y भी मिल गया, x भी मिल गया, और यही तो फाइंड आउट करना था, बड़ा ही आसान सा सम। नेक्स्ट,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द नो सॉल्यूशन वाला अगेन क्वेश्चन है, और इस बार आपको एक ही वैल्यू मिलेगी। एक ही वैल्यू के की क्या मिलेगी ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसमें कंफ्यूज होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। रेक्टेंगल दिया, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो क्लियरली इनडायरेक्टली इन्होंने दो इक्वेशंस दी हुई है, x प्लस वाई 30 और x माइनस वाई 14। सॉल्व कर देंगे, ऐड कर देते हैं, सो 2x ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 44। सो x की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 22। x मिल गया 22। अब हम फाइंड आउट कर लेंगे y, दैट इज 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 30। सो y इज इक्वल टू 8। ये हमको y भी मिल गया, x और y दोनों मिल गए, काम खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, और खास करके फैक्टराइजेशन मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। खास करके ऐसे क्वेश्चन में यही दिक्कत आती है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करें, क्योंकि हमको तो एक बहुत ही डिफिकल्ट चीज दैट इज रूट दिख रहा है। सो बहुत सिंपल सा तरीका, ट्रिक बता रहा हूं एक तरीके से। सबसे पहले आप नॉर्मली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हो उसके ही कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। योर डैश इंटू डैश should be equal to your first term into last term, which is clearly minus 12, and dash plus dash should be equal to your middle term, which is minus root 2। तो अब कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, रूट वाला टर्म कहाँ है, फर्स्ट और लास्ट टर्म में है या मिडिल टर्म में है। मिडिल टर्म में अगर रूट हो तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, फर्स्ट लास्ट टर्म में हो तो आप आसानी से कर सकते हो। और मिडिल टर्म में अगर है तो आपको क्या करना है, सेम रूट वाला टर्म यानी रूट टू एक्स ये दो बार लिखना है। क्यों? क्योंकि जब मैं स्प्लिट करूंगा तो दोनों ही टर्म के पास रूट टू तो होगा ही, इट इज मैंडेटरी। अब अगर दोनों के पास रूट टू है तो रूट टू इंटू रूट टू कितना बनता है 2, और मुझे चाहिए यहां पर 12। सो 12 के लिए 12 अगर 12 डिवाइड बाई 2 करूं तो बचता है 6। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपस में 6 बनना चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस जो है, उन दोनों नंबर्स का वो डिफरेंस जो है वो यहां पर 1 होना चाहिए। 1 कैसे, ये रूट 2 है कितने 1, और ये ऑलरेडी रूट टू तो है ही। आसान भाषा में अगर मैं कहूं 3 रूट 2 और 2 रूट 2 जो है उनका डिफरेंस 1 होता है, और 3 2 6 भी होता है, काम खत्म हो गया। इंपॉर्टेंट बात बाकी रही तो वो साइन की, तो मैं कह सकता हूं ये वाला माइनस में ये वाला प्लस में, तभी हमको माइनस रूट 2 मिलता है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो सेम बनेंगे ही। अब दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन लेने में नहीं समझ में आ रहा है तो याद रखना ये 3x तो है ही, 3 रूट 2x निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। 3 रूट 2x निकलेगा, सो यहाँ पर सिर्फ बचेगा रूट 2 और एक x, और यहाँ बचेगा 1। और दूसरा ब्रैकेट डिट्टो अगर सेम बनाना है यानी रूट 2x माइनस 1, तो क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, इट इज क्लियर 2 कॉमन निकालना पड़ेगा। सो हमारे दो ब्रैकेट्स क्या बनते हैं, रूट 2x माइनस 1 और दूसरा 3 रूट 2x प्लस 2। ये फैक्टराइज हो गया और ये मुझे फैक्टर्स भी मिल गए। अच्छा, रूट्स फाइंड आउट करने थे, सो इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। एक x की वैल्यू मिलेगी 1 बाई रूट 2 और एक x की वैल्यू मिलेगी माइनस 2 बाई 3 रूट 2। कॉम्प्लिकेटेड से रूट्स दिख रहे हैं बट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, गिवन फिगर में एक्स जेड जो है पैरेलल है BC के, AZ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो AZ है उसकी वैल्यू दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ZC की 2 सेंटीमीटर दी हुई है, BM की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है, MC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दी हुई है, XY की वैल्यू यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो अच्छा सिर्फ XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ XY। सो पहले हम इस XZ की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, या फिर BM की वैल्यू भी दी हुई है ना, बट उस साइड का रेशियो दिया नहीं। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल AYZ को सिमिलर प्रूव कर देंगे ट्राइंगल AMC के, जिसके चलते कौन से दो रेशियोज इक्वल होंगे, AY अपॉन AM। इनकी वैल्यू कुछ दी है, अच्छा AY और AM तो काम का होगा ही नहीं हमारे, ठीक है। क्या क्या काम आएंगे, सो YZ अपॉन MC विल बी इक्वल टू AZ अपॉन
AC। ठीक है, क्या किया हमने, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट लिया और ये पार्ट अपॉन ये पार्ट लिया। सो अब YZ की वैल्यू है नहीं, MC की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है विच इज 5, AZ की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है विच इज 3, AC की वैल्यू दी नहीं है, लेकिन AC की वैल्यू आप क्लियरली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 3 + 2 विच इज 5। सो क्लियरली YZ की वैल्यू मुझे कितनी मिलती है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि क्यों मैंने सिमिलरिटी यूज किया, क्यों BPT नहीं। तो मैंने कई बार बताया, जब भी पैरेलल लाइन जो है वो सिनेरियो में आ जाए तो समझ जाना आप BPT नहीं यूज कर सकते, आपको सिमिलरिटी ही यूज करना है। तो अब आपको इतना पता चल गया, ये पार्ट जो है YZ का वो 3 सेंटीमीटर का है। बहुत लाइट पेन है तो डार्क कर लेते हैं। ये आपको क्लियरली पता चल गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पार्ट आपको फाइंड XY करना है। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली नेक्स्ट हम इस पूरे ट्राइंगल को, दैट इज ट्राइंगल AXZ को सिमिलर प्रूव कर देंगे ट्राइंगल ABC के। सो हम कह सकते हैं यहां पर XZ अपॉन BC विल बी इक्वल टू AZ अपॉन AC। ठीक है, ये लाइंस का रेशियो तो सेम लिया और इस बार पूरा लाइंस का रेशियो ले लिया। XZ हमको नहीं पता, BC की वैल्यू एक तरीके से BM प्लस MC विच इज 3 + 5 8, और यहां पर 3/5। ठीक है, 8 उधर चला जाएगा तो XZ की वैल्यू हमको बेसिकली मिलेगी 24 / 5 विच इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमको मिल गई। अब अगर हमें XY फाइंड आउट करना है तो हम कह सकते हैं XZ माइनस YZ विच इज 4.8 माइनस 3 विच इज 1.8 सेंटीमीटर। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ध्यान से देखो, लॉजिक को समझो, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ये आना चाहिए आपको। क्या किया हमने, इसकी मदद से ये फाइंड आउट किया, इसकी मदद से ये फाइंड आउट किया, एंड देन लास्टली हमने क्या किया, इस पूरे में से इतना पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमको ये XY मिल गया। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, ये हमें कुछ पैरेलल लाइंस दी हुई है और हमें ऐसा कुछ प्रूव करना है। ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, जिसमें खास करके ये स्क्वायर वाले टर्म आते हैं। तो इसका एक बहुत ही मस्त लॉजिक बताने वाला हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना क्या करना है। तो सबसे पहले जो प्रूव करना है उसमें है क्या क्या, AD है, AF है, AB है। इतना समझ में आ गया। तो खेलना इन साइड से ही है। कैसे, तो देखो ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये भी हमको पता है। और कहीं ना कहीं मुझे पार्ट और पूरी लाइन ये पूरी चाहिए। जब भी पूरी लाइन ट्राइंगल की काम आने वाली हो, सिर्फ पार्ट्स काम आ रहे हो ऐसा नहीं हो, तो समझ जाना यहां पर सिमिलैरिटी का खेल होगा ही होगा। ठीक है, अब क्या कैसे करेंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हम कह सकते हैं ट्राइंगल AFE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ADE, सॉरी ADE नहीं, ADC। ठीक है, AFE और ADC, दिस ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल। ठीक है, इन दोनों का अगर मैं सिमिलर प्रूव करूं तो मुझे क्या मिलेगा, AF अपॉन AD इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, AE अपॉन AC के। ठीक है, दिस अपॉन दिस होल, ये एक काम लग गया। अब दूसरा हम ट्राइंगल कौन सा सिमिलर प्रूव करेंगे, ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यानी इस बार ये छोटू ट्राइंगल सिमिलर टू ये बड़ा वाला ट्राइंगल, और इसमें रेशियो क्या मिलेगा, AD अपॉन AB इक्वल टू सेम चीज, दैट इज AE अपॉन AC। और ये अगर हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, सो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 हम क्लियरली कह सकते हैं हमारा AF अपॉन AD विल बी इक्वल टू AD अपॉन AB। ये हमको मिलता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो AF इंटू AB इक्वल टू AD स्क्वायर। और यही कहीं ना कहीं हमको प्रूव करना था, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो कितना आसान है। हाँ, डेफिनेटली आपको सिमिलर प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, सिमिलर कैसे हुआ वो बताना पड़ेगा। और ऑब्वियसली आप कैसे बता सकते हो, लाइंस पैरेलल है ना, ये कॉमन एंगल ले लो, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल के चलते इक्वल ले लो,
सेम टू सेम तरीके से इस वाले ट्राइंगल में भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ले लो, एंगल ए कॉमन ले लो, बाई एंगल बाई ट्रिपल एंगल, आराम से आप सिमिलर प्रूव करके ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, अभी जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले वैसे टाइप का ही क्वेश्चन है, देखते हैं कितना इंटरेस्टिंगली कैसे आप ये करके दिखाते हो। मुझे ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना ही करना है। वीडियो को अभी पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करो। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट, इफ वन डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो 1:3, यानी हम कह सकते हैं यहां पर AE अपॉन EC जो है वो 3:1। ठीक है, क्वेश्चन में देखो आपको बोला है 1:3, बट ऑब्वियसली ये साइड मेरे को बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, तो मैं इसको 3 मान रहा हूं, इसको 1 मान रहा हूं। आप चाहो तो CE अपॉन EA लिख लो, तो आप 1:3 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब क्या बोला है, प्रूव दैट वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 3 टाइम्स द अदर। तो बहुत सिंपल, मेरे को इतना पता चल गया, एक यहां पर साइड का रेशियो कितना है 3:1। दूसरी चीज, अब मैं क्या करूंगा, ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल CED, ठीक है, इसमें मुझे क्लियरली पता है एंगल AEB जो है वो इक्वल होगा एंगल CED के। रीजन, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और दूसरी चीज, एंगल EAB जो है वो इक्वल होगा एंगल ECD के। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? ऑब्वियसली ट्रेपेजियम है तो एक पैर तो पैरेलल होगा ना एक लाइंस का, और अगर ये पैरेलल लाइन से तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, और दो एंगल्स इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल AEB सिमिलर टू ट्राइंगल CED बाई एंगल सिमिलैरिटी। अब दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो CPST तो पता ही होगा ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, उनके रेशियोज आपस में इक्वल ले सकते हैं, यानी AE अपॉन CE जो है वो इक्वल होगा आपका AB अपॉन CD के। ठीक है, इसके बराबर अगर होगा तो AE अपॉन EC स्टार्टिंग में हमारे पास रेशियो था 3/1 इज इक्वल टू AB अपॉन CD। CD को उधर भेज देते हैं, सो AB की वैल्यू बेसिकली कितनी मिली 3CD। तो अगर AB 3CD मिल गया तो यही तो प्रूव करना था, वन ऑफ द पैरेलल साइड्स इज 3 टाइम्स द अदर साइड। दोनों पैरेलल लाइन में से एक लाइन जो है दूसरे के 3 गुना बराबर होगा, यही तो साबित करना था और कर दिया हमने। वेरी सिंपल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से समझना। नेक्स्ट, गिवन फिगर में हमको बोला है कि ये दो लाइंस पैरेलल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पैरेलल देते ही समझ जाना ये त्रिकोण यानी ट्राइंगल और ये त्रिकोण आपस में सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। सिमिलर आप कैसे प्रूव करोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जस्ट पीछे वाले सम में जो मैंने बताया वैसे आप आराम से कर सकते हो। ट्राइंगल्स को दोनों को सिमिलर तो प्रूव करके देखना ही पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD। वेरी इंपॉर्टेंट, AOB DOC नहीं, AOB COD, क्योंकि इधर का एंगल इधर होगा, इधर का एंगल इधर होगा। सो ट्राइंगल लिखते वक्त इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना। रीजन, क्योंकि अभी हम रेशियो लेंगे तो रेशियो उल्टे पुल्टे मत ले लेना। अब रेशियो क्या होगा आपका AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, यानी कि x+5 अपॉन x+3 x-1 अपॉन x-2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर ये बनेगा x+5 इंटू x-2 x-1 इंटू x+3। ब्रैकेट्स को ओपन करना है सिंपली, सो x² ये हो जाएगा 5 - 2 दैट इज 3x एंड -10, ये होगा x² प्लस 2x - 3। इस तरीके से आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्लियरली दोनों साइड x² है, x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कह सकते हैं हम ये कटेंगे। 2x को इस साइड भेज देते हैं, 10 को उस साइड, यानी 3x - 2x एंड -3 जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है -3। बच्चे ये स्टेप लिखते वक्त भी यहाँ पे गलती से सिर्फ 3 नोट डाउन कर देते हैं और एक साइन का एरर, पूरा सम फिनिश। +10 यानी ये x मिलेगा हमको 7 के बराबर, और यही हमको फाइंड आउट करना था x की वैल्यू क्या होगी, विच इज 7, धोनी का नंबर।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले सम में, इस तरह के सम में खास करके इन व्हाट रेशियो वाले, क्योंकि रेशियो रिलेटेड बहुत कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या दिया हुआ है, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस डिवाइडेड बाय द लाइन सो एंड सो। यानी कि एक लाइन है, उसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, जो लाइन डिवाइड कर रही है वहां पर y इक्वल टू एक्स दिया, यानी सारे x और y के कोऑर्डिनेट सेम टू सेम है। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप समझ सकते हो ये आपका है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। और रेशियो को हम सपोज करेंगे लेट द रेशियो बी k:1। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो k:1 रेशियो लेना, m1 m2 मत लेना, सॉल्व नहीं कर पाओगे। याद रखना, चाहो तो हर एक क्वेश्चन में जिसमें रेशियो ढूंढना हो k:1 से कर सकते हो, लेकिन m1 m2 से हर क्वेश्चन नहीं, ये जैसे ये क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। हो सकता है बट डिफिकल्टी लेवल बहुत बढ़ जाती है। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x, y इक्वल टू क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नेक्स्ट m1 यहाँ पे k1 क्यों लिखा है, सिर्फ k आएगा वो, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक स्टेप, दैट इज माइनस k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 एंड दिस इज 6k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो x और y जो है कोऑर्डिनेट जो है वो आपस में इक्वल दिया है और ये किसी की नज़र जाती नहीं है, यानी ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट डिट्टो सेम है, आपस में इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, यानी गिवन है हमें y इज इक्वल टू x, सो हम कह सकते हैं देयरफॉर माइनस k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वो कट जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर कटने के बाद यहाँ पर बचता है माइनस k प्लस 3 इक्वल टू 6k माइनस 5। 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, माइनस 5 उधर जाके प्लस बनेगा, माइनस k इधर आके 1 प्लस k बनेगा, तो ये बन गया 8 इज इक्वल टू 7k। सो k की वैल्यू हमको मिलती है 8/7। सो देयरफॉर रेशियो क्या आएगा, 8:7 का रेशियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मज़ा आ जाता है ऐसा क्वेश्चन करके, ध्यान से समझना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, शो दैट दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस शो करने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला आपको कैसे यूज करना है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप ए बी स्क्वायर फाइंड आउट कर रहोगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला में ए बी स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर है तो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला का रूट लिखने की जरूरत है, नहीं, स्क्वायर कर दिया तो रूट हटा देते हैं, उड़ा देते हैं। और उसके बाद आपका फॉर्मूला जो है ऑलरेडी आपको पता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला एक बार लिख देना, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू के साथ कैसे खेलना है, तो इसका एक टिप दे रहा हूं मैं, -2 -8 मत करना, या फिर कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट आसान तरीका क्या है, बड़ा माइनस छोटा कर लो। 8 माइनस -2 इज 8 प्लस 2 विच इज 10 का स्क्वायर। 3 माइनस 3, ये तो फर्क नहीं पड़ता कौन सा क्या कर रहे हो आप, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, ये तो 0 है 0 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। BC का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, इस बार भी अगेन हम रूट नहीं लेंगे और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। 8 माइनस 6 विच इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4, या फिर चलो लिख लेते हैं एक स्टेप, ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। 7 माइनस 3 विच इज 4, 4 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 4 इज 20। AC का स्क्वायर भी कर लेते हैं, किया तो सही ना, 8 माइनस 6 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 7 माइनस 3 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, बराबर है। AC स्क्वायर मतलब 6 माइनस माइनस 2, 6 माइनस माइनस 2 कितना होता है, 6 प्लस 2 विच इज 8 का स्क्वायर, एंड 7 माइनस 3 विच इज 4 का स्क्वायर।
8 का स्क्वायर इज क्लियरली 64, 64 प्लस 16। यहाँ पर हो सकता है साइन का कुछ गड़बड़ हुआ है, वरना तो पॉसिबल होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रोसीजर तो आई डोंट थिंक मैंने कहीं पे गलत फॉलो किया है। ठीक है, 8 का स्क्वायर इज 64, 70, अच्छा सही तो है, बराबर है, सॉरी 80 आ रहा है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर, सॉरी। अब यहाँ पर बच्चे कई बार सोचते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम तो कहता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC स्क्वायर होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, सो देयरफॉर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वो आराम से आप लिख सकते हो, देयरफॉर दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। इस तरीके से आपने पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई कर दिया, दैट्स इट। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ठीक है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज, ठीक है, मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, किसका किसका मिड पॉइंट दिया है, देखो ये हो गया आपका x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ठीक है, Px, y इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। क्या दिए हैं x1 x2, 3 और k, सो हम कह सकते हैं 3 प्लस k अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2। दिस इज 3 प्लस k अपॉन 2, 10 अपॉन 2 इज 5। ये हमको मिल गया। देखो ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब ये हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ x कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू देखो, ये x x, ये y y। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -5 उधर चला जाएगा, यानी 3 प्लस के अपॉन 2, -5 उधर गया तो 5, 2 उधर गया तो 10, यानी 3 प्लस के इक्वल टू 10। सो के की वैल्यू निकल के आएगी हमारी यहाँ पर 7। अगेन थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, 7 आता है। बड़ा आसान सा स्टेप था। क्या किया हमने, मिड पॉइंट दिया हुआ था तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ढूंढे, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो गिवन इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर दिया और बड़ी आसानी से हमें के की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट, ये हमें दिए हुए हैं और हमें कोऑर्डिनेट्स देने के बाद हमें बोला है सेंट्रॉइड। कई बच्चे सोचते, मतलब देखो अब प्रैक्टिस में दिया हुआ है इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, पूछ लिया तो पता नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में सेंट्रॉइड के रिगार्डिंग कुछ दिया नहीं है। सो बड़ा सिंपल होता है। सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला Px, y इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो यहाँ पर -2 प्लस 4 प्लस 4 अपॉन 3, ठीक है, -2 प्लस 4 प्लस 4, ओके, एंड 3 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 3। यहाँ पर 4 4 8, 8 में से 2 गया 6, ये आ जाएगा 2। ठीक है, वेरी सिंपल। ये आएगा 5 अपॉन 3। सो ये हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स बनते हैं जो हमें पूछे थे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, यानी एक ट्राइंगल में तीनों वर्टाइसेस जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट पे, उसे सेंट्रॉइड कहा जाता है और उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट हमें दिया है द 3 वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम आर इन ऑर्डर। ठीक है, 3 वर्टाइसेस दिए हुए हैं। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है। एक फिक्स स्टेप आपको फॉलो करना पड़ता है। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, -1, 0। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, 3, 1। सी के कोऑर्डिनेट्स 2, 2 और डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, जिसे हम x, y लेके चल रहे हैं। अब कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन हो कि हो सकता है आपको ये चौथा वर्टेक्स पूछे, हो सकता है कोई 2 वर्टेक्स में, जैसे इस वर्टेक्स में x पूछ लिया, इस वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो सेम प्रोसीजर आपको पैरेललोग्राम के लिए फॉलो करना है। 2 बार लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला।
मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हमेशा याद रखना, AC का मिड पॉइंट BD का मिड पॉइंट आपस में इक्वल होगा, यानी कि AC का मिड पॉइंट इज -1 + 2/2। मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, 0 + 2/2। और यहां पर BD का मिड पॉइंट क्या होगा, x + 3/2 y + 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर ये हमको कितना मिलेगा, 1/2, और ये हमको कितना मिलेगा, 1। किसके बराबर, वही x + 3/2 y + 1/2। x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, सो यहां पर x की वैल्यू हमें मिलती है -2। y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल, ये हमें y भी मिल गया। चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितनी आसानी से हमने फाइंड आउट कर लिए, वेरी सिंपल। इसमें भी बच्चों को डिफिकल्टी होती है, पता नहीं क्यों, बट ये आसान सा तरीका है। मिड पॉइंट दोनों के कॉमन है, डायगोनल्स जो है बाइसेक्टर होती है, परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, बाइसेक्टर होती है, मिड पॉइंट में मीट करती है। सो ये सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस। देखो, ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सेम चैप्टर से ही है, बहुत लिमिटेड चैप्टर से ही है। मेरा अच्छा खासा मैंने रिसर्च किया, एनालाइज किया है, और ऐसे चैप्टर्स 2 मार्कर क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा CBSE का फोकस होता है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने वो चैप्टर्स चुने हैं और उनके क्वेश्चंस ही ज़्यादा लिए हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है 2√2 cos 45। अब 2√2 cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इंटू sin 30 डिग्री सिंपली 1/2 प्लस 2√3 cos 30 डिग्री इज √3/2। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करना है, √2 कट गया, 2 कट गया, बचा 1। यहाँ पर 2 कट गया, √3 इंटू √3 इज 3 + 1 इज 4। 2 स्टेप्स में काम खत्म। वैल्यू सही से पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कैसे आसानी से याद करना है, इसकी ट्रिक भी मैंने बताई हुई है, उसको आपको जरूर से देखना चाहिए। नेक्स्ट, एक और आसान क्वेश्चन, 2 sin² 30। sin 30 होता है 1/2, सो उसका स्क्वायर इज 1/4। sec 60 कितना होता है, सबसे पहले cos 60 जो है वो आपका होता है 1/2, तो sec 60 उसका रेसिप्रोकल यानी 2/1। 1 ना लिखो तो भी चलेगा। tan² 60 यानी √3 का आपको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 जा, 2 1 जा 1 जा, सिर्फ 1 बचा, √3 का स्क्वायर इज 3। सेम टू सेम आंसर, खाली ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज जो है वो आपको अलग लिखनी थी। बहुत आसान क्वेश्चन, 1 मिनट नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन में। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन बहुत मजेदार होते हैं, इसमें आपको वैल्यू के साथ सही से खेलना आना चाहिए। सबसे पहले साइन के अलावा सब कुछ दूसरी साइड भेज दिया करो। sin A + B जो है वो आपका बन जाएगा √3/2, और इस साइड चलो अकेला ही है, cos के साथ कुछ एक्स्ट्रा फालतू कुछ दिया नहीं है। ऐसा कुछ देने के बाद क्या दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, sin √3/2 कब होता है, 60 डिग्री। सो A + B की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 60 डिग्री। दूसरी चीज, cos 1 कब होता है, 0 डिग्री पे। ठीक है, बहुत सिंपल, 2 इक्वेशन मिल गई, दोनों का एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो और आसानी से आंसर लिख दो। अब इतना तो मेरे को भी पता है कि 2 वैल्यूज जिसको ऐड करने पर 60 आता है और सब्ट्रैक्ट करने पर 0, 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने पर 0 तभी आता है जब दोनों सेम हो। तो इजीली A = 30 डिग्री एंड B इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। आप सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कर सकते हो, बट बड़ा आसान सम था, इजीली आप ऐसे भी लिख सकते हो, 30 डिग्री 30 डिग्री। नेक्स्ट, एक मजेदार क्वेश्चन, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। sin थीटा + cos थीटा √3 दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, sin थीटा इंटू cos थीटा की। तो बहुत सिंपल होता है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो। स्क्वायरिंग करने के बाद ऑब्वियसली आइडेंटिटी लगाओगे आप। अब sin² थीटा + cos² थीटा तो 1 होता है, ये 1 जो है उधर जो 3 है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 इस 3 से, तो मिलेगा हमको 2 इक्वल टू के इस साइड, ये 2 डिवीजन में चला जाएगा, 2 / 2 कितना होता है, ये तो हमको पता है।
तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमको कितनी मिली, 1। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बच्चे पावर 4 बड़ी पावर देख के आधे लोगों को तो चक्कर आ जाते हैं, बट होते बहुत आसान है। कैसे करना है, हम एलएचएस को ले लेते हैं, किसी को भी आप ले सकते हो। मेरे को तो क्वेश्चन देखते ही, हालांकि चलो मैंने कई बार प्रैक्टिस करवाई है, कई बार पढ़ाया है, तो मुझे पता है, बट स्टिल ऐसे सम्स में क्या चीज़ होनी चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस हो जाती है कि अपने आप देखते ही समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है tan स्क्वायर की सेक के फॉर्म में आइडेंटिटी जरूर है, उसके लिए स्क्वायर चाहिए, पावर 4 नहीं, तो क्यों ना मैं कॉमन निकाल लूँ। यानी tan पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों में tan स्क्वायर थीटा तो है ही, तो कॉमन ले लेते हैं। tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा एक tan स्क्वायर थीटा, और ये tan स्क्वायर थीटा तो कॉमन निकल ही गया है, तो इसकी जगह तो कुछ नहीं। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये जो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, ये तो आइडेंटिटी है ही sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट खोल लो, sec पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, यही हमको प्रूव करना था शायद, इतना आसान। इतना बेसिक दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं था, खाली आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको, आइडेंटिटी ही यूज किया हमने, कुछ और ज्यादा तिकड़म नहीं लगाया। नेक्स्ट, ओ हो, ये प्रूव करना है, इसमें आधों को चक्कर आ जाए ऐसा हो सकता है। अगेन पावर 4 है तो घबराना नहीं है, बहुत आसान होता है। कैसे, एलएचएस लिख देते हैं, सॉल्व करते करते आगे दिमाग में 2 स्टेप चल रहे हैं मेरे, और ऐसा ही आपको बनना है, प्रैक्टिस के साथ आराम से हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये कहीं ना कहीं कुछ चीजों के स्क्वायर है। कैसे, इसे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां कहीं ना कहीं मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो 1 है, उस 1 को भी हम कहीं ना कहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है कॉसेक स्क्वायर थीटा से। अब देखो, कहीं ना कहीं ये तो 1 होता है, हमको पता है, तो इसको तो हम इग्नोर कर देंगे। ब्रैकेट के अंदर बचता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो कट गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये बन जाएगा, हम साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखो, और साइन स्क्वायर थीटा को काट दो, सिर्फ बचेगा 2। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। इतना आसानी से ये प्रूव करना था, मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ऐसा कुछ दिया है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको थीटा की, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत बहुत आसान। हम 2 साइन स्क्वायर थीटा, अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों, मतलब सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहना चाहिए, तो किसी एक को कन्वर्ट कर दो, साइन को कॉस में बदलो या कॉस को साइन में बदलो। कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, अच्छा इक्वल टू 2 दिया ना, हाँ ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो माइनस 1 है उधर 2 के पास जाके ऐड हो जाएगा, और जो 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा है वो 3 बन जाएंगे। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको कितनी मिलेगी, 1। सो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिली हमको, 1, और साइन 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री के सम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते, लॉजिक लगाना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा खपाना पड़ेगा, 4-5 स्टेप में तो ऐसे आराम से आप कर सकते हो, वेरी सिंपल। नेक्स्ट एक और, अब इसमें कई बच्चे हार्ड वर्क करते हैं, सलाम है उनको, बट हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा को लेते हैं 4/5
ट्राइंगल बनाते हैं, ऑपोजिट, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूस, वो ढूंढ के साइन कॉस ढूंढते हैं, बट पता नहीं क्यों करते। आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर हर एक टर्म को पहले तो चलो टेन थीटा की वैल्यू तो लिख ही लो। टेन थीटा मिला 4/3, 4/3। यहाँ पर डिवाइडिंग ईच टर्म बाई कॉस थीटा, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। हर एक टर्म, लेकिन न्यूमरेटर का हर एक टर्म, डिनोमिनेटर का हर एक टर्म सेम चीज से डिवाइड कर सकते हो। अगर इसे मैं कॉस थीटा से डिवाइड करता हूं तो ये बन जाता है 5 tan थीटा। कैसे? साइन अपॉन कॉस tan होता है। इधर कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, इधर 5 tan थीटा प्लस 2 बचा। इतना होने के बाद tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, 5 4/3 माइनस 3, 5 4/3 प्लस 2। एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, 20 माइनस 9/3, 20 प्लस 6/3, ये बचा 11 और ये बचा 26, 11/26। ये हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है। चंद स्टेप्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन भी बड़े मजेदार होते हैं। क्या दिया? द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑफ प्लेन ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट। यानी कि ये जितनी भी है, मतलब हाइट अगर h मानूं तो ये जो शैडो है वो √3h के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। जितनी भी हाइट है उसका √3 टाइम्स, √3 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। वैसे √3 टाइम्स क्या हुआ, √3 से मल्टीप्लीकेशन। ये हमें दिया है। एंगल मान लेता हूं यहाँ पे थीटा है। अब ऑपोजिट और एडजेसेंट का कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिंक है, tan थीटा। यानी tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, h डिवाइड बाई √3h। h और h तो कट गया, बच्चा 1/√3। अब tan 1/√3 कब होता है, जब थीटा हमारा 30 डिग्री होता है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन जो पूछा है सन का, वो कितना होगा, 30 डिग्री। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होते। सही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो 99% आपको tan थीटा ही लेना पड़ेगा। और tan थीटा के बाद वैल्यू ढूंढो, और वैल्यू आपको पता ही है टेबल में कब क्या कितनी होती है, बस उसकी मदद से आप कर सकते हो। उसमें भी आपको 30, 45, 60 ये 3 ही काम लगेंगे। यहाँ पे 0-90 का क्वेश्चन वैसे ही नहीं आएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर ABCD आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल सेंटर्ड एट O, इज एंगल BAC इक्वल टू DCA और BAC एंगल आपस में इक्वल होगा क्या? तो इसमें दिमाग चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। पहले तो ये कंस्ट्रक्शन कर दो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ही बना देता हूं। ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। हमें कौन कौन सा एंगल बोला है, BAC, ओके ठीक है। अब ध्यान से समझो, यहां पर एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, ठीक है। ये दोनों एंगल्स यानी OAB मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, डेफिनेटली होगा। रेडियस और टेंजेंट जो है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। आप रीजन लिखोगे जरूर, रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, POC मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब देखो, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, आपका एंगल OAC इक्वल होगा एंगल OCA के। ये क्यों होगा ये समझना। ये रेडियस तो ये लाइन आपस में इक्वल हुई। रेडियस तो आपस में इक्वल होते हैं ना, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, दो साइड्स इक्वल तो उनके सामने का एंगल जो है वो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। रीजन हम क्या लिखेंगे, चाहो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो OA इक्वल टू OC। So therefore angle opposite to equal sides are equal, ठीक है। सिंपली आप ये भी लिख सकते हो। अब ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 और 2 एंगल को ऐड कर देंगे, यानी एंगल OAB ऐड हो जाएगा एंगल OAC में, और एंगल OCD में
ऐड हो जाएगा एंगल OCA, ठीक है, OCD, OCA, OAB और OAC, ये पूरा क्या बन जाएगा, एंगल BAC बन जाएगा, और ये पूरा क्या एंगल बन जाएगा, DCA, ठीक है। यस, दे आर इक्वल। जस्टिफिकेशन आपका ये एक्सप्लेनेशन ही है, आसानी से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ आपको बतानी है। यानी हमको ये पूरा एंगल इक्वल बताना था, इतना पार्ट इक्वल है 90 डिग्री के चलते, और इतना पार्ट इक्वल है आपका एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी के, तो पूरा एंगल भी तो आपस में इक्वल हुआ। नेक्स्ट, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत मजेदार होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होते, दिमाग मस्त चलाना पड़ेगा आपको। देखो मैं आपको फिगर में ही करके दिखा देता हूं कैसे करते हैं। इसमें ये 4 सेंटीमीटर, तो ये इतना भी 4 सेंटीमीटर होगा, और पूरा अगर 11 था, 11 था, तो उसमें से 4 गया, बाकी बचा 7 सेंटीमीटर, ये नीचे का पार्ट, ये 7, तो ये 7, ये मैं इक्वल कैसे लिख रहा हूं, एक्सटर्नल पॉइंट से ऑब्वियसली टेंजेंट्स इक्वल होते हैं उसके चलते, ये 7 और ये 3, तो ये कितना 3, अब ये 3 और ये 7, और हमको इस BC की लेंथ पूछी थी, तो हम कह सकते हैं इजीली BC की लेंथ कितनी होगी, BC विल बी इक्वल टू 3 + 7 10 सेंटीमीटर। आप अच्छे से स्टेप्स लिखोगे, ये डिराइव करके दिखाओगे, ठीक है, ये 4, ये 7, ये 7, ये 3, तो ऐसे करके आप पूरा 10 सेंटीमीटर इजीली डिराइव कर सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल टचिंग BCCA, ठीक है, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन है। AQ आपको 7 दिया हुआ है, 4-5 स्टेप में आप आराम से कर सकते हो। इसकी इवन मैंने ट्रिक भी बताई है इंस्टाग्राम पे, हमारी रील में भी मैंने बताया इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ इसका आंसर कितना है। ये आप ओरली कर सकते हो, सच में बिना नोटबुक पेन उठाए भी आप आराम से इसको दिमाग में कर सकते हो, ऐसा सम है। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सबटेंड्स। लेंथ ऑफ आर्क का क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ ले तो मजा नहीं आ जाए। θ/360 इंटू 2πr। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, आप 2 लिखो, पाई लिखो, रेडियस कितना है, डायमीटर देखो 42 दिया है, तो रेडियस तो 21 हो जाएगा। 61 जा, ये 6 जा, 7 1 जा, 7 3 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 और 2 भी कट गया। देखो सब कुछ कट कटा के 22 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है। इतनी हमारी आंख की लेंथ होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस तरह का क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें 4 शेडेड रीजन है, और इसका हमें पूछा है एरिया कितना होगा शेडेड रीजन का, जहां हमको रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें बच्चे सोचते हैं क्या करें हम, ठीक है ना, एंगल तो दिया नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर लगा लेते θ/360 इंटू πr², लेकिन एंगल अगेन नहीं दिया हुआ। अब हमको क्लियरली पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, a + b + c + d कितना होता है 360 डिग्री। तो कह सकते हैं हम चारों का सम कितना होगा 360 डिग्री। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी सिंपली θ/360 इंटू πr², जहां थीटा की वैल्यू इन चारों एंगल का सम होगा विच इज अगेन 360। सो 360/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू दी हुई है 7। 360 पूरा कट गया, एक 7 भी कट गया, 22 इंटू 7 बस आपको करना है विच इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारे शेडेड रीजन का एरिया निकल के आता है। मस्त क्वेश्चन है ये भी। ओहो, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं कई बार, इस तरह के शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। शेडेड रीजन का सिंपल सा टिप पहले भी बताया है, पूरे रीजन का एरिया ढूंढो, अनशेडेड रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। यानी यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या कैसे मिलेगा, θ/360, थीटा हमको क्लियरली दिख रहा है 90 डिग्री है, सो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ दी नहीं है, सो ये, और रेडियस हमें दिया हुआ है 7, सो 7 इंटू 7 माइनस हाफ इंटू हमारा बेस कितना होगा यहाँ पर 7, लेकिन हाइट हमें इतना ही लेना विच इज OD,
जो कि हमें 3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 जा, ये सब भी कट गया, 11 और ये बचा 2। सो ये बन गया 77/2 माइनस 21/2। अब 77 माइनस 21 कितना होगा? 56। 56 डिवाइड बाई 2 इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर इसका है। अगेन बहुत मस्त क्वेश्चन है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। और 2 मार्क आपको लग सकता है कि बहुत कम है, लेकिन स्टेप्स देखो कितने आसान है। आसान क्वेश्चन हो तो हो सकता है स्टेप्स 2-4 ज़्यादा लिखने पड़े, थोड़ा बड़ा लगे, लेकिन आराम से आप टैकल तो कर सकते हो ना। नेक्स्ट, अब पैक ऑफ 52 कार्ड्स हमें दिया हुआ है। यहाँ पर एक कार्ड जो है वो लॉस्ट हो गया है यहाँ पर, तो फिर बाकी के जो कार्ड बचते हैं उसमें से एक रैंडमली एक कार्ड निकाला है। रैंडमली एक कार्ड निकाला, हमें प्रोबेबिलिटी पूछा है द कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट इफ द कार्ड लॉस्ट इज अ ब्लैक कार्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टोटल कार्ड कितने होंगे? 52 माइनस 1 विच इज 51। ठीक है, 51 टोटल कार्ड्स यहां पर अवेलेबल है। उन 51 कार्ड में से अब क्या पूछा है? क्वीन ऑफ हार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? क्वीन ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर एक ब्लैक कार्ड लॉस्ट हुआ है, ठीक है, अगर एक ब्लैक कार्ड निकल रहा है तो आपको सीधा पता है जो क्वीन है, हार्ट के जो कार्ड्स होते हैं 13 कार्ड्स, वो तो पूरे के पूरे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। क्या हो प्रतिभा? तो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विल बी 1 डिवाइड बाई 51। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 51 यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आता है, क्योंकि हार्ट की क्वीन तो अभी भी एग्जिस्ट करती है ना। हमको इतना पता है बस ब्लैक कार्ड निकला है, तो रेड कार्ड्स तो हार्ट के जो कार्ड्स है वो तो सारे अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट, number is chosen at random from the numbers so and so, what is the probability that x square आएगा यहाँ पे? ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो करना क्या है, टोटल आउटकम्स क्या होंगे आपके, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम्स 7। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? देखो एक्स स्क्वायर क्या क्या हो सकता है? -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 0 1 4 और 9। तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर लेस देन 4, फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम्स किसमें हमको लेस देन 4 मिल रहा है? हम वो वाले नंबर्स लिखेंगे, यानी लेस देन और इक्वल टू भी, -2 -1 0 1 और 2, यानी 5 टोटल एक तरीके से फेवरेबल आउटकम्स वो होंगे 5। ठीक है, सो हम प्रोबेबिलिटी हमारी इवेंट की क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो 5/7 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आता है। लेस देन इक्वल टू 4 बोला था, यानी 4 भी गिनना है और उससे छोटा भी गिनना है। अपूर्व थ्रोज 2 डाइस एंड कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। टोटल 36 पॉसिबिलिटीज होती है, आपको पता है ऑलरेडी, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ एग्जाम्पल में। पीहू एक डाई को थ्रो करती है और उसका स्क्वायर कर देती है। ठीक है, हु हैज अ बेटर चांस गेटिंग द नंबर 36? सो बहुत सिंपल है, जो अपूर्व है उसको क्या चाहिए? 36। अपूर्व को 36 कब मिलेगा? जब उसका आउटकम 6,6 होगा। 6,6 यानी अपूर्व की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी एक बार आउट ऑफ 36 टाइम्स। ठीक है, 36 थ्रोज में से सिर्फ एक बार उसको 36 मिल सकता है, 6 × 6। जबकि पीहू जो है, ठीक है, पीहू को W से लिख रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों, बट ठीक है, वो स्क्वायर कर रही है, यानी 1 आया उसका स्क्वायर किया, 2 आया उसका स्क्वायर किया, 3 आया उसका स्क्वायर किया, 4 आया उसका स्क्वायर किया, 5 आया उसका स्क्वायर किया और 6 आया उसका स्क्वायर किया। तो ये 6 ही नंबर्स उसके आ रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर कर रही है, तो एक ही बार में उसको, एक तरीके से इन 6 में से एक बार में उसको 36 मिल रहा है। सो 1/36। सो क्लियरली पीहू
पीहू ही नाम है ना, स्पेलिंग गलत। पीहू हैज़ अ बेटर चांस। हमको क्लियरली पता है ना 1/6 इज ग्रेटर देन 1/36 ऑब्वियसली। बेटर चांस ऑफ गेटिंग 36। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, a bag contains 24 balls of which x are red, 2x are white, 3x are blue। तो हम कह सकते हैं टोटल जो है x प्लस 2x प्लस 3x मिला के ही 24 बॉल्स है, यानी 6x इज इक्वल टू 24, यानी x इज इक्वल टू 4। तो हम कह सकते हैं जो रेड है वो कितनी है 4, वाइट है वो कितनी है 8, और जो ब्लू है वो कितनी है 4 है ना, 4 12। ये तीनों अलग अलग कलर की बॉल्स है। हमें पूछा रैंडमली एक बॉल ली और नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ z मान लेता हूं इसको। रेड नहीं चाहिए तो बाकी कितने हैं 20 डिवाइड बाय टोटल कितने हैं 24, सो दिस इज 5/6। नेक्स्ट, व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाइट है 8, 1/3, खत्म। इतना आसानी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में तो मार्क्स आपको गंवाने ही नहीं चाहिए, बहुत आसान। नेक्स्ट, रिया एंड सोनम आर सिस्टर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। देखो, एक साथ बर्थडे आने का सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होता है, एक ही दिन ऐसा है जब दोनों के बर्थडे आ जाए, बाकी सारे दिन दोनों का बर्थडे ना हो, मतलब दोनों में से किसी एक का हो लेकिन साथ में ना हो, ठीक है। दे कैन हैव बर्थडे on same day ठीक है, या फिर ऐसे नहीं लिखते हम, ओनली one day they can have birthday together, therefore not having birthday together will be total days divided by subtracted by 1 which is 364। 364 दिन, इग्नोर बोला लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है हमने गिना है, 364 दिन उनका बर्थडे साथ में ना हो ये होने के चांसेस है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विल बी 364 डिवाइड बाय 365। याद रखना, सेम बर्थडे पूछा होता तो 1/365 आता है, डिफरेंट डेज बर्थडे अगर जानना है तो 364 डिवाइड बाय 365। नेक्स्ट, डिफेक्टिव टॉय इन अ कार्टून आर 200 टॉयज, इतनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज, कभी भी अगर ऐसे हमको जानना है कि नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं, टोटल टॉयज दिए हैं, तो सिंपल सी बात है उसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ डिफेक्टिव टॉयज कितने होंगे, 0.24 इंटू 200 कर दो, विच इज 24/100 इंटू 200 48, यानी 48 टॉयज डिफेक्टिव है। अच्छा, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल में से माइनस कर दो, 200 माइनस 48 विच इज 152, दैट्स इट। काफी मजेदार क्वेश्चन होते हैं, ऐसे भी इजी होते हैं ये बहुत। नेक्स्ट, रिपीट हो गया, डन। यहां पर आज हमने 2 मार्कर्स काफ़ी सारे देख लिए हैं। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अब इससे और नेक्स्ट लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है 3 मार्कर क्वेश्चंस, वो आपको कल देखने के लिए मिलेंगे। ज़रूर ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करो, सारे डे वाइज जो है जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वो कर लो, मैथ्स में फोड़ लोगे आराम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।